नमस्कार। मैम इधर देखना है, सॉरी। या मुझे देखना है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज सोमवार का दिन है और आज होता है हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में सजीव फोन इन कार्यक्रम का। आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं, स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से बात कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है G20 सम्मेलन जो इंदौर में हो रहा है, उसमें कृषि क्षेत्र की भूमिका विषय पर आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और हमारा देश तरक्की करे, आगे बढ़े, इसके लिए कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वैश्विक स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और फ़ोन नंबर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पर भी आपको दिखेंगे, आप इन्हें नोट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आप नोट कर लीजिए 0755-233-266-0049 और टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये नंबर हमारे हैं, आप इनसे हमें बात कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ हैं उनसे भी आप सीधे प्रश्न कर सकते हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ के तौर पर हैं श्रीमती सुमन प्रसाद, उप संचालक कृषि, ज़िला भोपाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। हमारा कृषि का क्षेत्र आगे बढ़े, हमारे किसान भाइयों की उन्नति हो, देश में तरक्की हो और किसान खुशहाल बने, कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। G20 सम्मेलन किया जा रहा है और इंदौर में कार्यक्रम है अभी, इसके विषय में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले यही चीज़ कि G20 आखिर है क्या? देखिए, हम यदि हमारे देश की बात करें तो कोई भी देश उसकी नीतियों पे चलता है। इसी प्रकार से विश्व बहुत सारे जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो आगे आने वाली विकास की क्या अवधारणा रहने वाली है, उसकी एक प्लानिंग बनाते हैं जिसके तहत किसी भी देश को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न जो बड़े बड़े देश हैं वो एक साथ इकट्ठा होकर और उसके जो अलग अलग विषय वस्तु विशेषज्ञ होते हैं वो आपस में चर्चा कर एक वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर पूरे विश्व के लिए जो एक योजना बनाते हैं, उसके लिए विभिन्न विषयों पे चर्चाएं होती हैं। वो उसको हम G20 के नाम से जानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये एक बहुत बृहद स्तर का विचार विमर्श है, तो उतने ही बृहद स्तर के इसके विभिन्न कार्यक्रम भी होते हैं। और जब हम विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास, ये एक बहुत बड़ा शब्द है, और जब हम अंतर्राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विकास में बहुत सारे विषय आते हैं जो कि जिससे कि हमारे समाज की उन्नति वो निर्धारित होती है। आपने जिस तरह बताया कि G20 में हम बहुत सारे देश मिलते हैं और बैठ के अवधारणा बनाते हैं, नियम कानून बताते हैं। इंदौर में जो 13 से 15 फरवरी में हो रहा है कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में बताएं। ये कार्यक्रम विशेष तौर पे कृषि पे फोकस्ड है। इसका मुख्य विषय है विश्व की कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, किस तरह से उस पे विभिन्न देशों से आए हुए विशेषज्ञ जो हैं इस पर चर्चा करेंगे और एक ऐसा मसौदा तैयार करेंगे जिससे आगे आने वाले सालों में किस तरह से हम आगे बढ़ें, ये रोड मैप हमें इसमें मिलेगा। और इसमें मुख्य रूप से जैसा हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, ये वर्ष घोषित किया गया है 2023 और बहुत सारे कार्यक्रम इस को लेके चल रहे हैं। तो मिलेट्स को लेके भी बहुत अच्छे प्रचार प्रसार की मतलब मिलेट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे एक बहुत सुंदर प्रदर्शनी भी लगाई गई है। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि इंदौर जैसी जगह पर, इंदौर में ये जहाँ जो कि विशेष रूप से
खाने के लिए और भोजन के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पे ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है जी। इसके साथ ही कृषि में जो है पशुपालन और मत्स्य पालन, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस जो अन्न की जो सेल्फ सफिशिएंसी है, फूड सेल्फ सफिशिएंसी में इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, तो उसकी भी प्रदर्शनी इसी कार्यक्रम के अंदर लगाई गई है। मैम, जिस तरह आज इसका प्रथम दिन था, तो क्या कुछ खास रहा आज प्रथम दिन में? जो आज प्रथम दिन, सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है जी। और मिलेट्स की प्रदर्शनी है, तो मिलेट्स जिनको कि हम हिंदी में सामान्य बोलचाल की भाषा में मोटा अनाज कहते हैं, और मैं अगर साधारण रूप से बोलूं तो जो गेहूं और चावल को छोड़कर जो अन्न होते हैं, जैसा कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कोदो कुटकी है, ऐसे बहुत सारे जो छोटे अनाज, मोटे अनाज जो होते हैं जी, उनको हम मिलेट्स कहते हैं। उनके व्यंजन जो है हमारे अतिथियों को, क्योंकि कई देशों से हमारे विशिष्ट अतिथि पधारे हैं। बिल्कुल हमारे किसान भाइयों, एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो 3 दिन का जो इंदौर में समिट हो रहा है, वो उसमें जो भोजन परोसे जा रहे हैं मैम, वो सारे मिलेट्स के बनाए जा रहे हैं, तो देश के जो अन्य विश्व के अन्य देशों के जो लोग आए हुए हैं वो उसका स्वाद ले सकते हैं। आपने मिलेट की बात करी है और 2023 जो है वो मिलेट ईयर घोषित किया गया है और भारत मेजबानी कर रहा है G20 का, तो ये मिलेट क्या है और मिलेट ईयर का क्या विशेषता है? देखिए, मिलेट ईयर घोषित करने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमने अभी कोरोना काल हमारा निकला है और हमने देखा है कि कितना महत्व है स्वास्थ्य का हमारे जीवन में। तो मिलेट्स 2 तरीके से, दो बातें होती हैं, एक है फूड सिक्योरिटी और एक है क्लाइमेट चेंज। हमारे इस G20 सम्मेलन के ये 2 प्रमुख विषय हैं और ये दोनों ही प्रमुख विषयों के लिए आवश्यक है। यदि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो हम पिछले कुछ समयों में जो कृषि उत्पादन में जो ट्रेंड आया है, जो जिस तरह से बदला है, पहले किसान भाई हमारे सब तरह के अनाज लगाते थे, थोड़ा सभी तरह के अनाज लगाते थे, लेकिन अब या तो बहुत ज़्यादा गेहूं हो रहा है या बहुत ज़्यादा चावल हो रहा है। बिल्कुल आपने सही बताया कि मिलेट्स जो है वो गेहूं चावल का ऑप्शन है और हम विंडोज़ में हम अपने स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंदौर में जो है वो कार्यक्रम हो रहे हैं और वहाँ की क्या तैयारियाँ हो रही हैं, वहाँ लोग किस तरह आए हुए हैं और वहाँ पे एक अच्छा माहौल बना हुआ है कि G20 और कृषि क्षेत्र किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैम, हम बात कर रहे हैं कि मिलेट जो है इसको वर्ष घोषित किया गया है, इसके उत्पादन प्रसंस्करण के लिए और क्या क्या कार्यक्रम हैं? पहले तो मोटे अनाज को वापस लेके आना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है जी। इसके लिए सबसे पहले सीड बैंक जो है वो जगह जगह बनाए जाने की बात हो रही है। बहुत थोड़े लोग हैं, जैसे अभी हमारे इसी इंदौर के कार्यक्रम में एक महिला हमारी आई हैं डिंडोरी से, क्योंकि बहुत रिमोट से आदिवासी महिला हैं हमारे बीच में आई हैं, जिन्होंने कि खुद के शौक से एक मिलेट सीड बैंक तैयार किया। अच्छा। है। तो हम एज अ विभाग के प्रतिनिधियों के तौर पे हमारा काम है कि ऐसे लोगों को ढूंढना जिन्होंने ये बीजों को संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि जब हम उसको उत्पादन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आज हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पर कि हमारे पास हजारों वैरायटीज चावल की और गेहूं की तो है जी। परंतु ये जो मोटे अनाज हैं ये धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो गए हैं। तो सबसे पहली हमारी प्राथमिकता है उन्हें बचाने इसके बीज उत्पादन को बढ़ाने की। बिल्कुल। दूसरा हमारा उसमें कि क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं, जैसा मैं कह रही हूँ, तो क्योंकि ये विलुप्त हो चुके हैं तो इसके बनाए जाने वाले व्यंजन भी लोगों के स्मृति पटल से हटते जा रहे हैं। तो व्यंजनों को भी हमको वापस लोगों के बीच में लेके आना है। और रही बात प्रसंस्करण की, तो प्रसंस्करण तो कृषि उत्पादन के साथ साथ ही आवश्यक है। और ये जो मोटे अनाज हैं कुछ ऐसे हैं जैसे कोदो कुटकी, यदि मैं कोदो की बात करूं, आपने सुना होगा कोदो कुटकी। बिल्कुल। ये खुद हम कृषि क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन अब हम जब उन्हें देख रहे हैं तो हमें मालूम पड़ रहा है कि कितना हाई टेक्निक इसमें इन्वॉल्व होती है। जैसे अगर हम कोदो की बात करें तो 3 से 4 लेयर होती कोदो के ऊपर, तो उसको प्रोसेस करना अपने आप में एक बहुत वो है। तो
क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ये डिक्लेयर हुआ है जी। और इस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो हम ऐसी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की हम बात कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिकों से, जिससे कि ये प्रसंस्करण आसान हो जाए। जब ये प्रसंस्करण आसान होगा तो बहुत आसानी से ये मिलेट जो है वो किसानों के खेतों से उनके कस्टमर तक पहुंच पाएगा। तो इसलिए प्रसंस्करण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि इसका उत्पादन आवश्यक है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो कोदो कुटकी हैं हमारे पारंपरिक अनाज हैं, वो अब हमारे खेतों से निकलकर उत्पादन भी होना चाहिए और उसको उद्योग और व्यवसाय के रूप में भी इसको बढ़ावा होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि जो कृषि विभाग की नीतियां हैं वो चाह रहे हैं कि न केवल कोदो कुटकी का उत्पादन हो बल्कि उनको व्यावसायिक रूप में भी एक अच्छी पहचान मिले। इसके लिए जो कृषि विभाग है किस तरह काम कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। कृषि विभाग सबसे पहले तो तकनीकी जानकारी देने का काम करता है जी। बीज उपलब्ध कराना, उसके लिए बीज को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। कैसे इसको उत्पादन बढ़ाया जाए, कैसे वैज्ञानिक तरीके से किसी भी यदि हम मिलेट की बात करें तो कैसे वैज्ञानिक तरीके से उसकी खेती की जाए, ये जानकारी गांव-गांव में पहुंचाते हैं हम लोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से। साथ ही इनको मार्केट उपलब्ध हो, इसके लिए हम मार्केट लिंकेजेस करवाते हैं। जो कस्टमर है, जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जो आदिवासी किसान है वो एक रिमोट प्लेस में रह रहा है और ये जो अनाज है मोटे अनाज, इसकी मैं एक और विशेषता आपको बताऊं कि ये बहुत कम पानी में उगने वाले अनाज हैं जी। कम पानी में या जो जमीनें बहुत अच्छी नहीं है उनमें भी इनका उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। कम उपजाऊ की भूमि में भी ये अच्छे से हो जाता है, उगाया जा सकता है जी। और इनको किसी भी तरह के पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता, और मेरे ख्याल से इसमें बीमारियां भी ज्यादा नहीं लगती हैं। बीमारियां नहीं लगती, जैसा हम नाम से जानते हैं मोटा अनाज है, इन्हें मतलब ये काफी रेजिस्टेंट होते हैं, प्रकृति में ढले हुए होते हैं, तो इनमें पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का उपयोग भी कम होता है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत पर्यावरण फ्रेंडली हम कह सकते हैं जी। तो इनको उत्पादन बढ़ाने के लिए हम प्रशिक्षण देते हैं, प्रदर्शन देते हैं और अगर किसी के पास बीज उपलब्ध है तो उसको कैसे प्रचार प्रसार किया जाए ये भी हम जानकारी किसानों को उपलब्ध कराते हैं। G20 इंदौर में हो रहे सम्मेलन की हम जो कृषि में भूमिका है उसकी चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद आपका फिर से स्वागत है कृषि दर्शन के प्रोग्राम में। ये जो साझी फोन इन प्रोग्राम है इसमें आप फ़ोन करके सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। जी सम्मेलन में सम्मेलन हो रहा है इंदौर में और कृषि क्षेत्र की भूमिका विषय पर वहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। मैम, हम बात कर रहे थे मोटे अनाज की, बात कर रहे थे, हमारे मेहमानों को तो मोटे अनाज परोसे भी जा रहे हैं और फ़ोन नंबर जो है वो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है,
उसका समाधान कर सकते हैं। मैम, जिस तरह ये जी समिट हो रहा है, इंदौर में कार्यक्रम हो रहा है, G20 का हो रहा है, सारे विश्व के देश लोग यहाँ आकर बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र को यहाँ पे विशेष रूप से बात की जा रही है, यहाँ पर बाकी और विषयों पे होगी। तो ऐसे कौन कौन से विषय हैं जो कृषि क्षेत्र के यहाँ पर चर्चा की जाएगी G20 इंदौर में? मुख्य रूप से तो मिलेट्स और एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी पे ही यहाँ पे चर्चा की जाएगी, पर कृषि अपने आप में एक बहुत बृहद विषय आधुनिक है। मशीनीकरण पे भी होगी बात? सभी तरह की, जी, क्योंकि जी। हम बात कर रहे हैं कृषि उत्पादन पूरे विश्व का। जी बिल्कुल। तो जब हम कृषि उत्पादन की बात करते हैं तो आधुनिक तकनीकों की तो चर्चा आवश्यक है। तो जो भी नए जो भी रिसर्च हो रहे हैं, जो भी अनुसंधान कृषि के क्षेत्र में हो रहे हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग उनकी प्राथमिकताओं के अनुसार जो अनुसंधान हो रहे हैं उनका आदान प्रदान किया जाएगा, ताकि एक जो समग्र रूप से एक कोई अवधारणा निकल के आए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें, कुछ हमसे वो सीख सके, कुछ हम उनसे सीख सकें। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है मैम, और कृषि जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है। तो जलवायु परिवर्तन पे भी इस पे यहाँ पर चर्चा होगी? जलवायु परिवर्तन का अपना एक अलग सेशन है, पर कृषि से जुड़ा हुआ जो कृषि का जो भी योगदान जलवायु परिवर्तन पे है उसमें निश्चित बिल्कुल। हम बात कर रहे थे कि आधुनिकीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मशीनीकरण बहुत ज़्यादा हो रहा है और हम उसे अपना भी रहे हैं हमारे किसान भाई। तो ये आधुनिक कृषि में मशीनीकरण का कितना योगदान है मैम? देखिए, अगर हम बात करें पिछले 4 से 5 दशकों में जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ी है, तो उतना ही हम कह सकते हैं दबाव हमारे किसान भाइयों पे आया है, ताकि जो भोजन का उत्पादन है उतनी ही मात्रा में बढ़ाना है। तो वो अब सिर्फ मानवीय श्रम के आधार पे संभव नहीं है। मशीनीकरण आज हमारी आवश्यकता बन गई है। बहुत सारी नई नई आधुनिक मशीनें आ चुकी हैं कृषि के क्षेत्र में, जिसकी वजह से हमारे लिए ये संभव हो पा रहा है कि इस बढ़ी हुई जनसंख्या का भी पेट हम बहुत आसानी से भर सकते हैं, पोषण हम कर पा रहे हैं। जी, आपसे चर्चा जारी भी रखेंगे। हमारे एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, नंद स्वरूप मिश्रा हैं बाराबंकी से। आपका स्वागत है, प्रश्न कीजिए। नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ जो मोटा अनाज है इसको पैदा करने के लिए, जैसे हमारा सीटेज एरिया होता है, मैदानी एरिया होता है, जो भक्कर इलाके होते हैं, तो किस एरिया में हमें कौन सा मोटा अनाज पैदा करना चाहिए और किस समय इसको बोना चाहिए, किस तरह से हमें रख रखाव करना चाहिए? जी 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 नमस्कार नंद स्वरूप जी, नमस्कार। देखिए, मोटा अनाज हर क्षेत्र में जो वहाँ से पारंपरिक जो मोटा अनाज है, यदि वो लिया जाए तो वो बहुत आसानी से उगाना आसान होता है। यदि मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं तो ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, सांवा, या हम एक और अभी बात कर रहे हैं किनोवा, इस तरह के बहुत सारे मोटे अनाज हैं। और जैसे कि ज्वार बाजरा है, ज्वार बाजरा जैसे आपने कहा मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाका यदि है तो किसी भी तरह का मोटा अनाज आप ले सकते हैं। मोटा अनाज की खासियत ये है कि बहुत अच्छी निथार वाली भूमियाँ होनी चाहिए, और जितनी हल्की हो मिट्टी उतना अच्छा। भारी भूमि में यदि आप मोटा अनाज उगाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी प्रकार के उसमें थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। तो आप, अगर आपकी भूमि अच्छी निथार वाली है तो आप किसी भी प्रकार के, सिर्फ आपको बीज जो है वो अच्छा लेना होगा, और प्रयास ये करना होगा कि पानी का जल भराव ना हो, तो आसानी से आप इसकी खेती कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक और हमसे अपना प्रश्न कर रहे हैं, सैयद सालेहा हैं भोपाल से। उनका प्रश्न है मैम कि वो पूछना चाहती है कि आपने बताया कि पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं होता है मोटे अनाज में, तो यह मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता होगा? निश्चित ही ये हेल्थ के लिए अच्छा है, ना सिर्फ इसलिए कि पेस्टिसाइड का उपयोग होता है, बल्कि उसका जो न्यूट्रिशनल पैलेट होता है, जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व भी होते हैं, कैल्शियम वगैरह उसमें अतिरिक्त रूप से होते हैं। और एक और इसकी खासियत होती है कि ये बहुत स्लोली शुगर रिलीज करते हैं, हमारे शुगर रिलीज करते हैं, तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। तो शुगर, क्योंकि ये रिलीज स्लोली करते हैं, इसलिए
जो है हमको डायबिटीज और इस तरह की बीमारियों से बचाव होता है। और जैसे आपने कहा कि इंसेक्टिसाइड का उपयोग, तो देखिए मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि यदि हम किसी भी पौधे को उसकी नेचुरल एनवायरनमेंट, जो उसका प्राकृतिक स्वभाव है, प्राकृतिक उसका स्थान है, वहाँ से उठा के दूसरी जगह लगाते हैं तो निश्चित ही हमको रसायनों का उपयोग करना होता है। तो हम ये जरूर ध्यान रखें कि यदि हम मिलेट्स लगा रहे हैं तो हम उन्हीं मिलेट्स का चयन करें जो वहाँ पर जो कि पारंपरिक तरीके से उगाए जाते रहे हैं। तो जब हम उनका उपयोग करेंगे तो उनमें हमारे कीट और इनका प्रकोप नहीं होगा, तो हमें कीटनाशकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मतलब जिस तरह की भूमि हो, जिस तरह का वहाँ का वातावरण हो, जलवायु हो, अगर वहाँ पर उसी तरह के अनाज उपजाए जाएं तो हमें किसी और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात यहाँ पर आपने जैसे परिवर्तन की बात आपने बहुत अच्छी की। जलवायु परिवर्तन को संतुलित करने में कृषि सुधार की कितनी आवश्यकता है और इसका कितना योगदान हो सका? मैम, हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। हमारे एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। लगता है कि कुछ तकनीकी खराबी हो गई। हाँ, बताएं आप। जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। जलवायु परिवर्तन की यदि मैं बात करूं तो कृषि का बहुत बहुत ज़्यादा रोल है जलवायु परिवर्तन। यदि मैं कहूं कि जो हमारा वाहनों से होने वाला प्रदूषण है, हम ये मानते हैं सबसे अधिक प्रदूषण जो होता है वाहन सबसे पहले नंबर पे आते हैं। आपको रोकना चाहेंगे, हमारे दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। कविता सक्सेना भोपाल से जुड़ रही हैं जी। प्रश्न कीजिए अपना कविता जी। हेलो मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार। मोटे अनाज खाने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, कैसे खाया जाए बताइए जी। मोटे अनाज क्या डाइजेशन में प्रॉब्लम करते हैं कि डाइजेशन में दिक्कत आएगी? क्योंकि हम लोग हार्ड लेबर नहीं करते तो ऑफिस वर्क में नहीं। आप कौन से किसी स्पेसिफिक मोटे अनाज की बात कर रहे हैं कि उसमें आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है? बाजरा, ज्वार, कुछ भी खाने से, मक्का, देखिए हम इसलिए हम सिर्फ उगाने की बात नहीं कर रहे, साथ में हम उसकी प्रोसेसिंग और उसके व्यंजन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोटे अनाज को खाने के लिए उसकी प्रोसेसिंग भी उतनी ही जरूरी है। यानी उसको जितना जिसको कहना चाहिए कि यदि आप कच्चा खा रहे हैं या थोड़ा सा कम प्रोसेस किया हुआ खा रहे हैं तो आपको समस्या हो सकती है। अगर उसका प्रसंस्करण सही तरीके से किया गया है तो ये समस्या नहीं आएगी। मतलब कह सकते और फिर भी यदि मेडिकली कहीं यदि आपको समस्या है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर हमारे डाइजेशन को सुधारता है जी। और हमारे मोटे अनाजों में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। कुछ भी नहीं है, जो गेहूं होता है उसमें भी थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है और फाइबर जो है वो, क्योंकि उसका छिलका वगैरह निकल जाता है तो वो कम होता है। तो मतलब मैं नहीं समझती कि इसकी वजह से यदि कोई मेडिकल कंडीशन है आपकी, बिल्कुल तो निश्चित ही आपको दिक्कत होगी, नहीं तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि कैसे इस बात को समझें कि प्रसंस्करण हो गया है। इस बात को अगर हम जानना चाहें कि अगर हमने अनाज लाया, हमने जैसे कोदो कुटकी लेकर आए हैं, हमने सही तरीके से उसका उपयोग करना है, तो किस तरह हमारे एक आम एक देखिए हम इसलिए कहते हैं कि ना सिर्फ कृषकों का उत्पादन होना आवश्यक है, उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग और उसकी प्रॉपर जिसको कहते हैं मार्केटिंग ब्रांडिंग भी उतनी आवश्यक है जी। इसलिए हम शासन की तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम जो भी मार्केट में प्रोड्यूस आ रहा है उसको यदि हम प्रॉपर ब्रांडिंग करेंगे तो वो जितनी भी उसकी स्टेजेस हैं उसके थ्रू गुजरा है कि नहीं गुजरा है ये देखना। यानी मैं उपभोक्ताओं से ये कहना चाहूंगी कि प्रॉपर सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही मार्केट से लें, ताकि उनको सही प्रोड्यूस जो है वो मिल सके। बिल्कुल। और जिस तरह हम किसानों के बीच में जाते हैं और बात करते हैं, तो जिस तरह हम उगाना भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हम उसे खाना भी भूल गए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें उसे कितनी मात्रा में कैसे और कैसे खाना है। जैसे अगर मैं बात करूं मक्का या ज्वार की, तो हम मतलब अनुशंसा नहीं करते हम, यानी कि एक जो हमारे मेडिकली भी हम अगर देखें तो हमको धीरे धीरे ग्रेजुअली, क्योंकि यस मैम, इकट्ठा पूरा नहीं खाना है, उसको मिला के खाना है। उसको हमको गेहूं और इसके अनुपात में लेके आना है। यानी अगर हम 9 किलो गेहूं रख रहे हैं तो 1 किलो बाकी अनाजों को मिलाना है, मिला के खाना है। उसको हम प्योरली अगर पूरा करेंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि एक चीज का आदी हो चुका है, हम पहले से बहुत आदी हैं जिन चीजों के, और हम कुछ नया यूज
करते हैं तो हमारी बॉडी उसे एडजस्ट करने में टाइम लेती है। एक और कारण है कि हम लोग उतना फिजिकल लेबर करने के भी आदी नहीं अब रहे नहीं हैं। है। पहले अगर हम सिर्फ ज्वार की रोटी खाते थे तो उस वक्त फिजिकल लेबर भी उतना होता था, अब नहीं है, इसलिए हमको संतुलन आवश्यक है, संतुलन आवश्यक है। बिल्कुल। अब हम बात करना चाहेंगे मैम, आधुनिक होते जा रहा है, हमारा पूरा विश्व आधुनिक होते चला जा रहा है। एक क्लिक में सारी जानकारियाँ, सारी बातें हमारे पास हो जाती हैं। डिजिटलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा मतलब प्रभाव आया है, उसमें क्रांति आई हुई है। तो कृषि क्षेत्र में इसमें किस तरह से प्रभाव है, इसमें और क्या अच्छा हो सकता है, इसके बारे में? जी, कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो इस डिजिटल क्रांति की वजह से आया है। हमारे किसान भाइयों के पास में, सबके पास में अब मोबाइल टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से। तो इससे अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकनीकी जानकारियाँ किसानों तक पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से दिनों दिन उनके उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको समय पे जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अगर मैं मतलब अगर यूथ की बात करूं तो किसान जो हैं, हम खुद भी देखते हैं पिछले कुछ 3-4 सालों में बहुत तेज़ी से ये हुआ है कि ये जो जानकारियाँ विभिन्न डिजिटल माध्यमों से किसानों के पास में पहुंच रही हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बेहतर उत्पादन किसान भाई हमारे ले रहे हैं। ना सिर्फ ज़्यादा बेहतर उत्पादन ले रहे हैं, ज़्यादा मूल्य अपने उत्पाद का ले पाते हैं, जो किसान भाई संचार क्रांति से जुड़े हुए हैं। क्योंकि वो देख लेते हैं कि कौन सी मंडियों में अच्छा भाव मिला। मैं अगर उदाहरण के लिए बताऊं तो हमारे यहाँ एक किसान भाई हैं जो कि मंडी का, हमारे यहाँ के भोपाल के ऐसे कई किसान हैं जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनका क्षेत्र सिर्फ भोपाल मंडी तक सीमित है। वो अपने मोबाइल पे देख लेते हैं कि कहाँ पर सबसे अच्छा भाव उनके उत्पाद का अन्य मिल सकता है। राज्यों की भी जानकारी मिल यदि जाती है। उनको मालूम है कि लहसुन किस मंडी में अच्छा बिक रहा है, या अगर उन्होंने मस्टर्ड लगाया या कुछ और फसल लगाई है जो कि भोपाल मंडी में शायद नहीं बिकती है, तो उनको वो जानकारी इस डिजिटल माध्यम से मिल जाती है। या मैं यदि बात करूं कि हम ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ हम जो किसानों को देते हैं, पहले ये होता था कि जो लक्ष्य आते थे वो लक्ष्य किसानों तक इस बात की जानकारी होती कि ये कोई भी चीज़ जो सुविधा है वो किसानों को दी जा रही है, तब तक समय उनका क्रॉप का 3-4 महीने की फसल होती है, उनकी फसल का समय निकल जाता था। आजकल किसान के मोबाइल पे SMS आ जाता है कि ये जो चीज़ें हैं आपके लिए उपलब्ध हैं। किसान जो नज़दीकी CSC सेंटर है वहाँ जाते हैं, अपना आवेदन देते हैं, उन्हें कहीं नहीं जाना, उन्हें वहीं के नज़दीकी CSC सेंटर से अपना आवेदन देना है। उसी CSC सेंटर पे या उन्हीं के मोबाइल पे आ जाता है कि आपको ये चीज़ उपलब्ध करा दी गई है, आप अपना जो कृषक अंश है वो जमा कर दें और अपनी चीज़ आके ले जाएं। तो निश्चित ही डिजिटलाइजेशन से बहुत फ़ायदा जो है कृषि के क्षेत्र में हुआ है। धीरे धीरे जिस तरह हम देखते हैं मैम, पहले हरित क्रांति हुई, दुग्ध क्रांति हुई, फिर नील क्रांति हुई, और इस तरीके से अब हमारा जो कृषि का क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। व्यावसायिकरण की तरफ लेके जाना, कृषि परंपरागत केवल व्यवसाय ना होकर एक उद्योग के रूप में स्थापित हो, और जैसे G20 में जो सम्मेलन हो रहा है, इसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा मैम, और इससे हमारे किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा? मैम, ये कहना तो थोड़ा कठिन है, पर मैं ये कह सकती हूँ कि निश्चित ही जब मंथन किया जाता है तो अमृत निकलता है। जी बिल्कुल। तो इसी प्रकार से मंथन जो है वो विभिन्न तकनीकों का कृषि क्षेत्र में आने वाले समय में क्या क्या किया जाए, रणनीतियों का किया जा रहा है। तो हम हमारे देश में हम विभिन्न देशों से जो भी सार निकल के आएगा उसको हम हमारे किसानों के लिए किस तरह से उपयोग में लाएं, लाभ उसका किस तरह से लें, इस पे एक कोई ना कोई एक रणनीति निकल के सामने आएगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। G20 में सम्मेलन में हमारे विश्व के कई देशों के कृषि विशेषज्ञ आए हुए हैं और वो अच्छा मंथन निकालेंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, दीजिए अनुमति। नमस्कार।